एआई की बात चल रही है, डेटा सेंटर्स, ऐसा कितने लिस्टेड कंपनीज है जहाँ पर आपको ये थीम्स प्ले आउट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. सो अनलिस्टेड इक्विटी इज द प्लेस. बॉलीवुड ने भी अभी थोड़ा इसको ग्लैमराइज किया है कि रिस्क है तो इश्क है. सो 10 लाख रुपी इन्वेस्टर सॉर्ट ऑफ थिंक्स ऑन दो सेम लाइंस, राइट. ये 10 का 20 कैसा होगा, 30 कैसा होगा. बट जैसे ही आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर बैठते हैं, द रिस्क स्टार्ट्स हिटिंग मच मोर हार्डर. हम कॉपर को डॉक्टर कॉपर कह के भी स्लैंग में बुलाते हैं. जब जब कॉपर का डिमांड बढ़ता है तब हमने देखा है कि एक इंडस्ट्रियल साइकिल पिकअप करता है, बिकॉज कॉपर इज अमंग द फर्स्ट रॉ मटेरियल्स टू बी डिमांडेड बाय द इंडस्ट्री. वो जो एक फीलिंग आती है ना कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे बैंक में आज 8 आंकड़ों वाला एक बैलेंस है, अब मैं लाइफ को एक अलग तरीके से जीऊंगा. हेलो मिस्टर नीरव, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हमारे व्यूअर्स के कॉन्टेक्स्ट के लिए आप बता सकते हैं कि आपकी जर्नी क्या है और आप क्या अभी कर रहे हैं? काफ़ी सालों से मैं रिसर्च ही करता आ रहा हूँ. सो कैपिटल मार्केट्स के जो अलग अलग पहलू हैं उन सभी पहलू पर रिसर्च करते आ रहा हूँ. चाहे वो वेरियस एसेट क्लासेस हो, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज़, करेंसी, मैक्रो इकोनॉमी एट्सेट्रा. और साथ ही साथ पिछले 10 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज़ और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ भी क्राफ्ट कर रहा हूँ, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो ना कि केवल मार्केट साइकिल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सके बेहतरीन रूप से, पर अपने खुद के पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपना निवेश मैनेज कर सके. इन्वेस्टिंग में बिजनेस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर आजकल सब लोग शॉर्टकट्स ही यूज़ करते हैं कि बस हमें बता दो कहाँ हमें पैसे डालने हैं. तो आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? एक सबसे ज़रूरी होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट. ठीक है, आप निवेश करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? क्या आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं? क्या आप कोई अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं? क्या आप आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं? क्या आप आपके एग्जिस्टिंग वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? ये जो थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होती है ना, इससे आपका जो अप्रोच है काफ़ी चेंज हो जाता है एज यू मूव फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर. एक होता है क्लैरिटी. सेकेंड, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग क्लीशे, बहुत लोग ये बोलते हैं पर बहुत कम लोग अपनाते हैं, वो है डिसिप्लिन. अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन में लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन होता है कि आप केवल एक चीज़ को कमिट कर दीजिए और उस पर बने रहिए. ये बहुत ही एक मेटा लेवल डिस्क्रिप्शन हो गया डिसिप्लिन का. डिसिप्लिन वो होता है आपकी जो कमिटमेंट टुवर्ड्स योर ओन प्रिंसिपल्स एंड क्लैरिटी, जिस पर मैंने अभी बात किया था. दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज़ अबाउट. कि यदि मार्केट्स में उतार चढ़ाव होते रहता है, या फिर मान लीजिए कोई फैंसी सा अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आप उससे सम्मोहित ना होते हुए अपने कोर्स पर कैसे अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन. अब जैसे पिछले 1 साल की कहानी देख लीजिए. 1 साल पहले तक पूरे इंडिया भर में सभी जन इक्विटी एसआईपी के बारे में बात कर रहे थे. अब अचानक से 1 साल में गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा. अब अचानक से क्या बदल गया, राइट? अगर आप वाकई में ये यकीन रखते हो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इक्विटी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है, एसेट क्लास है, तो ये गोल्ड और सिल्वर के बाजार में चाहे जितना भी शोर शराबा मचे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड थर्ड, and this is probably the foundational thing, the ability to learn at every point in time. मैं हमेशा कहता हूँ the life of an investor is a life committed to perpetual learning. आप स्टूडेंट ऑफ लाइफ बन जाओ एक तरीके से. हर चीज़ में लर्निंग खोजिए. अगर दिख ना रहा हो तो भी प्रोएक्टिव होकर खोजिए. अगर आप कोई छोटे व्यापारी से मिलते हो, उसका धंधा समझने की कोशिश कीजिए. यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके और डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए. सो लर्निंग विथ अ वेरी गुड एंगल ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट. आपको जेन्युइन जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कोई भी सब्जेक्ट को लेकर. सो दीज 3 आर की टेनेट्स. 1 करोड़ पोर्टफोलियो अचीव करना बहुत सारे इंडियंस का अभी भी ड्रीम है कि बस वो 1 करोड़ के पोर्टफोलियो को अचीव करना चाहते हैं. तो वो जो होता है पहुंचने का रास्ता, वो बहुत बड़ा हर्डल होता है. पर जब वहाँ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट भी हमको मन में रहता है. तो क्या फंडामेंटल थॉट्स होने चाहिए, या आप कैसे देखते हो 10 लाख और 1 करोड़ पोर्टफोलियो को अलग अलग तरीके से?
So Pushti, in the Western world, there's a saying कि the first million is the hardest. उसे Yeah. हमने adapt कर लिया हाँ Indian version में, हाँ and the first crore is the toughest, right? ये बहुत लोग जो जिन्होंने multi crore portfolio बनाया है, each one of them will attest to the fact that the first crore is the toughest, right? So एक चीज़ जो सभी को पहले तो एक pause लेकर acknowledge करना चाहिए that it's a job well done. If you have achieved a portfolio worth rupees 1 crore, I feel that's amazing stuff in itself. Second thing आपको ये समझना है कि 1 crore and 10 lakhs in itself, it doesn't make a portfolio more or less worthy. ये मैं काफ़ी बार काफ़ी इन्वेस्टर से बात करता हूँ, वो कहता है कि यार मेरा तो अभी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, नाउ आई वांट टू बी सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग. सो 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ में एक बहुत बड़ा अंतर ये हो जाता है कि everything's bigger now. Okay. The table stakes are much higher. राइट जब आपके पास एक 10 लाख का पोर्टफोलियो होता है और आपके सपने बहुत बड़े हैं, एस्पिरेशंस बड़े हैं और काबिलियत भी है, तब आप सोचते हो कि यार 10 लाख में क्या ही हो जाएगा, इसमें कितना का ही घाटा हो जाएगा. अगर मान लीजिए यहाँ से ये 15-20% टूट भी जाता है पोर्टफोलियो, 1.5 से 2 लाख मैं कवर कर लूँगा अगले कुछ महीनों में, कोई दिक्कत नहीं है. सो आपका जो ओरिएंटेशन है ना वो रिटर्न मैक्सिमाइजेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा होती है. यू ट्राई एंड टेक एग्रेसिव बेट्स बिकॉज आपको चाहिए ये जल्द से जल्द एक मीनिंगफुल अमाउंट बन जाए. सो एवरीथिंग इज गेयर टुवर्ड्स रिटर्न मैक्सिमाइजेशन एंड यू फील दैट द ओनली वे टू मैक्सिमाइज रिटर्न इज टेकिंग रिस्क्स, राइट. तो बॉलीवुड ने भी अभी थोड़ा इसको ग्लैमराइज किया है कि रिस्क है तो इश्क है, राइट. I mean, so we have realized that. So a 10 lakh rupee investor sort of thinks on those same lines, right? ये 10 का 20 कैसा होगा, 30 कैसा होगा, sorts, right? Because downside बहुत कम लगता है. But जैसे ही आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर बैठते हैं, क्या बदलता है? The risk starts hitting much more harder. Okay, because think of it in absolute terms, it is the same 20%, but क्या होता है 20% on a 10 lakh rupee portfolio is 2 lakhs, and to earn 2 lakhs probably at a certain point in life you may be thinking in months. ठीक है, मैं 2-3 महीने में कवर कर लूँगा, 6 महीने में कवर कर लूँगा. But 20% of a 1 crore portfolio is basically 20 lakh rupees, right? And it's not necessary कि आपका जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो आपका 1 करोड़ का SIP चल रहा है उसमें, right? So because income grows at a certain pace, right? जो there's a high likelihood आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी सालों के accumulation के बाद बना है, right? And high likelihood कि 10 लाख का जो पोर्टफोलियो है उस पर कम साल लगे हुए हैं. So your ability to earn that 20 lakh rupees back, in most cases it's not going to be a 2-3 month job at least, right? So percentages same है, वो थोड़े delusional से लग सकते हैं, बट एब्सोल्यूट अमाउंट में जो हिट पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, राइट. एंड ऑल्सो इन द रियल वर्ल्ड nobody is asking you to make payments in percentages, right? Your bills have to be paid in absolute terms. When you lose 2 lakh rupees you're probably skipping a vacation. When you lose 20 lakh rupees you're skipping a vehicle, right? So वो एक फंडामेंटल शिफ्ट आ जाता है. सो उसके वजह से क्या होता है कि रिटर्न मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का भी एक एंगल आने लग जाता है into the picture, into the conversation, right? So the idea is to grow and preserve at the same time. तब बैलेंस की बात आने लग जाती है कि what portion of my portfolio am I okay to lose, what portion I don't want to lose under any circumstances, right? So ये एक फंडामेंटल शिफ्ट हो जाता है. इसी के चलते द कॉन्वर्जेशंस एंड द डिमांड ऑल्सो चेंजेस. इफ़ यू लुक एट समवन इन बोथ ऑफ देम अर्ली स्टेज इन लाइफ, इफ़ ही इज़ हैविंग अ 10 लाख रुपी पोर्टफोलियो, ऑफन द नॉट उसका सवाल होता है कि यार किस में इन्वेस्ट करूँ, सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनेगा, राइट? कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड, किस में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स है, बाजार क्या बोलता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी आस्क, स्पेशली इन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, इन द फाइनेंशियल गलीज, राइट? बाजार क्या बोलता है, व्हाट्स हॉट, व्हाट्स नॉट, राइट? बट एज सून एज यू मूव टू अ 1 crore portfolio guy, he asks very different types of questions. Is this product suitable for me? What is the kind of risk that it entails? अगर इसमें घाटा लगता है तो कितना तक का लग सकता है, इसमें लिक्विडिटी कितना है, जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ, लॉक इन तो नहीं है, इस पर टैक्स कितना लगने वाला है,
राइट। True. सो एक 10 लाख और 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में दूसरा ये भी अंतर होता है कि आप 10 लाख पे जितना भी गेन्स बना ले, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगने वाली वर्सेस 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे जो टैक्स लगने वाली है वो Right. बहुत अलग होता है। हाँ बिकॉज अभी LTCG की बात करें, साढ़े 12% का टैक्स है LTCG में, राइट, on a 10 lakh rupee portfolio, and it is exempt up to 1.25 lakhs, right? On a 10 lakh rupee portfolio, if you earn 12.5%, you have earned basically 1.25 lakhs. वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, सरकार भी उसमें से कुछ नहीं मांग रही। हाँ पर अगर आप 1 करोड़ रुपए पर सेम 12.5% अर्न करते हो, आपका जो टैक्स आउटफ्लो इज गोइंग टू बी इन लैक्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखने लगती हैं। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम बीइंग अ 10 लाख रुपी इन्वेस्टर टू अ 1 करोड़ रुपी इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखने लगते हैं। रिस्क, रिटर्न्स, एलोकेशन, टैक्सेशन। सो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट जो है, चाहे आप अपने आप से प्रोएक्टिवली ये सवाल पूछने लग जाए या आपको हालात और ये बाजार सिखा के आपको मजबूर कर दे ये सवाल पूछने पर, वन वे और अनदर यू आर गोइंग टू लैंड अप आस्किंग दीज क्वेश्चंस। डेफिनेटली। सो आई थिंक वी कैन कंक्लूड कि ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के बाद इट गेट्स ईजियर। आई थिंक इट गेट्स कॉम्प्लेक्स। It does indeed. हाँ It gets complex. It's just that the game gets a whole lot more exciting because या table stakes are higher. डेफिनेटली। स्पीकिंग अबाउट टैक्स, तो आपने बोला कि 1 करोड़ के बाद टैक्स भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करता ही है। हाउ टू मैनेज टैक्सेस आफ्टर 1 करोड़? Tax harvesting can be done in two ways. Okay. Now when you invest, दो में से एक ही चीज़ हो सकता है in most likelihood. या तो आपके गेन्स बने या तो आपका लॉसेस बने, दो में से एक होगा। वेरी स्मॉल परसेंटेज आप वही के वही हो, राइट। अब बात करते हैं जब आप लॉसेस इनकर करते हैं, जो पिछले 1-2 साल से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए नहीं है, काफ़ी बोलते हैं यार Right. लॉस ही है। लॉसेस पर एक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एक प्रोविजन है। वो क्या कहता है कि आपके जो लॉसेस है यदि आप बुक कर लेते हैं, you can carry it forward for 8 years for set off against future Yeah. gains. आपके पोर्टफोलियो पर आज लॉस है, उसको आप बुक कर लेते हैं और वो जो अमाउंट है उसको आप साइड में कर दीजिए कि ये आपका जो कैपिटल लॉसेस है वो आपने साइड में कर दिया। अगले 8 साल में आप जब जब गेन्स बनाएंगे उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ करेंगे। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली ईदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रिस्पेक्टिवली। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जो लॉसेस आज बुक करके साइड में रख रहे हैं वो आगे जाकर आपका टैक्स आउटफ्लो कम ही करने वाला है, राइट। सो अनलेस यू बिलीव कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक गेन्स फॉर द फोरसीएबल 8 years, तब आप छोड़ सकते हैं इसको। अगर आपको लगता है कि इस साल नहीं अगले साल पैसे बनाऊंगा, अगले 8 साल में कभी तो बनाऊंगा, तब ये टैक्स लॉस बुक करके रखना काफ़ी समझदारी वाली बात है। अब दूसरा पहलू आता है व्हेन यू मेक गेन्स। अब गेन्स में चाहे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो भी हो, एक प्रोविजन है कि LTCG ऑफ अप टू 1.25 lakhs आर एग्जेम्प्ट, राइट। सो आपको हर साल ये बुकिंग तो करना ही है। अगर मान लीजिए आपने 2.5 लाख का भी गेन्स कर दिया हो, तो अप टू 1.25 lakhs की जो गेन्स है वो आप बुक कर लीजिए, फिर बेशक आप री इन्वेस्ट कर लीजिए उसे। उसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो उतने से रीसेट हो जाता है। अगर आपने 100 रुपीज़ पर एंटर करा और आपका मान लीजिए 115 हो जाता है पोर्टफोलियो वैल्यू, आप 112.5 जो 12.5% है वो एक बार आप बुक कर लेते हैं और री इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो न्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हायर बेस पर रीसेट होता है। सो जब भी आप फाइनल रिडेम्पशन करेंगे, ये धीरे धीरे आपका जो कॉस्ट रीसेट है ऊपर की तरफ होता जाएगा एंड योर नेट टैक्सेबल इनकम एट द एंड ऑफ अ वेरी लॉन्ग पीरियड काफ़ी कम हो जाता है। नाउ वी ऑल नो दैट रिटर्न्स कंपाउंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड इन टाइम. The benefits of this tax gain harvesting also compounds over a longer period in time. अब जब आप ये चीज़ को मेथोडिकली करते हैं कि टैक्स लॉस भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, आप टैक्स गेन्स को भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक प्रूनिंग एंड वीडिंग अ प्लांट. काफ़ी बारी क्या होता है, जो वीड्स उग जाते हैं प्लांट्स में, आप उसको हटा देते हैं तो रूट्स की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है. आप पेड़ को काफ़ी बार देखोगे अच्छा बढ़िया बनता रहता है, फिर भी हम उसे ट्रिम करते रहते हैं ताकि उसकी ओवरऑल हेल्थ बरकरार रहे. दिस इज़ द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग ओवर देयर, राइट. एंड फॉर पीपल हु थिंक दैट यार दिस इज़ टू मच एफर्ट फॉर नथिंग, कि इसमें फ़ायदा क्या ही कितना का ही होगा, यही कहना चाहूँगा कि आप इसको इस तरीके से सोचें कि आप डेली ब्रश क्यों करते हैं. कोई विजिबल इम्पैक्ट तो इमीडिएटली दिख नहीं रहा आपको. एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो विजिबल होता नहीं है, पर आपको पता है ये फंडामेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है. इट इज़ बोरिंग, इट इज़ मेथोडिकल,
but you got to do what you have to do, right? So make this as a part of your discipline. राइट अब टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि विनर्स भी हम एग्जिट कर देते हैं पोर्टफोलियो के, उसके बाद आता है रिग्रेट। इस पे क्या व्यू है आपका? देर आर ओनली 2 केसेस जहाँ पर रीबैलेंसिंग वारंटेड होता है। एक जहाँ पे आपका जो ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो, एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो है, वो मार्केट साइकिल्स के वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ हो। 2-5% की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एटलीस्ट 10% से डिविएट होना चाहिए। Okay. सो आपका जो 50-30-20 है, अभी अचानक से अगर वो 30-40-40 या 30-40-30 दिखने लग जाए, now this is a case where you have to Right. look at it for rebalancing, right? So Okay. if market forces disrupts your original allocation strategy, that's one. Second is if your personal life situation warrants a different allocation strategy, कि आपके life situation में कुछ change हुआ हो, कुछ meaningful change हुआ हो। अब जैसे you got a big promotion, you're willing to take on more risk. Right. Your number of dependents have increased, you want to be more conservative. Yeah, maybe you're planning to go abroad and you want to change your allocation towards global versus Indian equities. Right? It could be any of this, right? These are the only 2 cases where you rebalance. तो रिव्यू आपको सेट फ्रीक्वेंसी पर करना है, उसके लिए आप हर 6 मंथ्स रिव्यू कर सकते हैं, 1 ईयर रिव्यू कर सकते हैं, बट रिव्यू इज बेसिकली जस्ट डायग्नोसिंग की करंट सिचुएशन क्या है। Right. नॉट एवरी रिव्यू वारंट्स अ रीबैलेंसिंग एक्शन, ओके। एंड नाउ व्हेन यू डू अ रीबैलेंसिंग, इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ ही देख लीजिए एक बार। नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन शुड एनीवे फॉर्म अ सेपरेट पार्ट आउट ऑफ रिव्यू। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कब करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि फंड ए हटा के फंड बी लिया जाए, Okay. या फंड सी को पूरी तरह से हटा दिया जाए, या एक नया फंड डी को नया ही इंक्लूड कर दिया जाए, नया कैश डिप्लॉय करके। ये वाले जो डिसीजंस होते हैं, ये होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले डिसीजंस। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करना चाहिए? देर आर ओनली 3 केसेस, ओके, टू सिंप्लीफाई। 1, जब भी आपने किसी में इन्वेस्ट किया हो, चाहे कोई स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, आपका कोई एक ओरिजिनल थीसिस रहा होगा कि मुझे लग रहा है ये फंड मैनेजर बढ़िया है, या मुझे लग रहा है ये कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स डिलीवर करेगा। आपका जो भी थीसिस है वो अगर प्ले आउट हो जाता है और आप जैसा चाहते हो वैसा टारगेट अचीव हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रिकॉन्स्टिट्यूशन केस कि अब ठीक है, टारगेट अचीव हो चुका है, क्या मुझे टारगेट रिवाइज करना है या इसके आगे मुझे और स्टीम नहीं लग रहा। वो हो गया एक केस। सेकंड केस होता है जहाँ पर आपका जो कोर प्रीमाइस है वो ही चेंज हो गया। जैसे मैंने एक कहा कि आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया बेसिस द फैक्ट कि आपको फंड मैनेजर बहुत बढ़िया लग गया। अब वो फंड मैनेजर ने ही एग्जिट कर दिया उस फंड को, वो कहीं और चला गया, वो शिफ्ट हो गया, तो आपका जो बेसिक प्रीमाइस फॉर इन्वेस्टिंग है वो ही चेंज हो गया। अब आपका एक आउटलुक था एक सर्टेन इंडस्ट्री को लेकर, आपको चाहिए था इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, बट वो इंडस्ट्री का आउटलुक ही चेंज हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी हो गई जिसके वजह से अब वो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो उस तरीके से बढ़ने नहीं वाली है। सो आपका जो थीसिस है वो फेल हो गया, तो उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस बन जाता है। तीसरा केस तब बनता है जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी बहुत बेटर हो वर्सेस द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब आपकी कोई थीसिस फेल भी नहीं हुई है और आपका जो ओरिजिनल थीसिस है वो अभी भी प्ले आउट करे जा रहा है, पर इसके सामने जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन कर रही है करंट आपके पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स को, राइट? सो दैट्स व्हेन यू वंस अगेन कंसिडर अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन मोस्ट केसेस इट हैज़ टू बी वन ऑफ दीज 3 premises and this is how you approach rebalancing and reconstitution. Okay, got it. So now let's talk about अभी जो बस चल रहा है गोल्ड रैली का, तो पहले एक सर्टेन परसेंटेज सब एलोकेट करते थे पोर्टफोलियो का इनटू दीज थिंग्स, कमोडिटीज। अगर आप इन्वेस्ट इसीलिए करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुका है और पास्ट रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, सो दैट शुड इनफैक्ट बी अ रेड फ्लैग, ठीक है? अगर ये आपकी थीसिस है तो आपको ज़रा रुक जाना चाहिए, ठीक है? आप रिकंसिडर कीजिए। अगर आपकी कन्विक्शन बेसिस फंडामेंटल्स है, अगर आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक बाइंग और बढ़ने वाली है गोल्ड में, या आपको लगता है सिल्वर एज अ कमोडिटी का जो डिमांड है बढ़ते जाने वाला है, इट विल आउटस्ट्रिप सप्लाई और एनीथिंग ऑन दीज लाइन्स, that's when you start looking to make a much more deeper strategic allocation towards it, and then your allocation should match the strength of your conviction, right? There is no right or wrong, there is no science out there that will say that आपके portfolio में 10% ही होना चाहिए
चाहिए या 100% होना चाहिए एट दैट पॉइंट इन टाइम. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आपकी कन्विक्शन क्या है, आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या है, एंड हाउ डज इट टाई अप विद योर पर्सनल फाइनेंस गोल्स एंड योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दी पोर्टफोलियो, राइट. Okay. सो क्या ये सही समय है निवेश हाँ. करने का एज अ स्ट्रेटेजिक हेज? जनरली सालों से हम बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड शुड बी अ स्ट्रेटेजिक हेज हाँ. in portfolios, right? It has been seen as a preserver of value, Okay. right? It is an effective hedge against inflation. It is an effective hedge against geopolitical crisis and macroeconomic crisis. तो आपके पोर्टफोलियो को जिस मात्रा में ये हेज की ज़रूरत हो उस मात्रा में होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है. सिल्वर की जो है वो एक कमोडिटी के रूप में आप उसे देखें, उसकी कोई इंट्रिंसिक ऐसी वैल्यू नहीं है. ओके, इट इज़ अ कमोडिटी दैट इज़ यूज्ड इन Right. इंडस्ट्रीज. और अगर आपको लगता है कि उसका जो डिमांड है इट विल आउटस्ट्रिप द सप्लाई, दैट शुड फॉर्म द रूट बेसिस ऑफ योर कन्विक्शन. एंड देन उसके ऊपर ऑफ कोर्स यू कैन कीप बिल्डिंग ऑन इट कि अब मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग करेंगे एंड स्पेकुलेटिव हाँ. डिमांड बढ़ेगा. ऑल ऑफ दैट इज टैक्टिकल इन नेचर, Okay, हाँ. बट योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन नीड्स टू बी मेड फ्रॉम द लेंस ऑफ अ कमोडिटी. अब ये दो स्टार्टिंग वैंटेज पॉइंट से जब आप अप्रोच करोगे, यू विल गेट योर ओन आंसर एज टू शुड यू बाय और नॉट, एंड इफ यू मस्ट बाय इन व्हाट क्वांटिटी और व्हाट एलोकेशन मस्ट यू बाय. ओके. एंड जब हम ETFs की बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के ETFs बहुत बार प्रीमियम पे दिखते हैं. तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम परख सकें कि अभी ये प्रीमियम पे है, अभी ये नॉर्मलाइज्ड रेट है, तो नाउ यू शुड इन्वेस्ट इन ETFs. देखिए, अंडरलाइंग जो स्पॉट प्राइसेस हाँ. है वो नोन है, हाँ. राइट. इट इज़ ऑल पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन. आपको पता है कि गोल्ड का स्पॉट प्राइसेस में चेंजेस कैसा हुआ है, सिल्वर के प्राइसेस में चेंज कैसा हुआ है. आपको बस वो एफर्ट डालना ज़रूरी है देखने कि स्पॉट प्राइसेस की मूवमेंट्स कैसे चल रही है वर्सेस जो ETF है, कोई स्पेसिफिक ETF उसकी मूवमेंट कैसे चल रही है. अब उसके लिए भी एक प्रॉक्सी तरीका है, राइट. इफ़ यू वांट टू get a head start into doing this research as well, a very good metric that you should look at is something called as tracking error. Okay. ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, हर फैक्ट शीट में भी पब्लिश होता है. इनफैक्ट आई गेस एम्फी भी पब्लिश करता है इस चीज़ को उनके वेबसाइट पर. सो ट्रैकिंग एरर जनरली क्या कहता है कि अगर कोई ETF या म्यूचुअल फंड है हाँ. जिसका मैंडेट है एक अंडरलाइंग इंडेक्स को या कमोडिटी को ट्रैक करना, तो वो कितने से डिविएट करता है. सो ट्रैकिंग एरर इज बेसिकली द एरर इन ट्रैकिंग, क्वाइट लिटरली इन right. ट्रैकिंग द अंडरलाइंग, राइट. अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर कट कुछ ऐसे फंड्स और ETFs दिखाई देंगे जहाँ पर ट्रैकिंग एरर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कंसिस्टेंटली है. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैकिंग एरर दिखाई देता है उसमें. और कुछ ऐसे ETFs है जिसमें थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, थोड़ा टुवर्ड्स द लोअर एंड. सो दैट बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिसर्च. देन यू फोकस एंड नैरो डाउन ऑन दोज ETFs. एक तो पहली जाहिर से बात है कि अगर कोई भी चीज़ प्रीमियम पर मिल रहा है तो वो नहीं खरीदना है, ठीक है. बट अगर मान लीजिए आपको फिर भी एक्सपोजर लेना ही है और कोई तरीका भी अवेलेबल नहीं है, ETFs इज द ओनली मोस्ट एफिशिएंट रूट दैट यू हैव राइट नाउ, दैट्स व्हेन यू सी दैट ट्रैकिंग एरर किस में सबसे कम है और कंसिस्टेंटली किस में सबसे कम है. एंड एट द पॉइंट ऑफ बाइंग उसमें पिछले कुछ छोटे ट्रेडिंग सेशंस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पॉट में वॉलेटिलिटी हो, तब ये ETF ने अपना जो प्राइसिंग है वो कितना इन सिंक मेंटेन किया है विद द अंडरलाइंग स्पॉट. इसको देखते हुए यू कैन स्टार्ट टेकिंग एक्सपोजर्स. अगर आपको फिर भी लगता है प्रीमियम पर है, ट्रेड कर रहा है, स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स अ बिट. देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे द डाइवर्जेंस कुड ऑल्सो वर्क इन योर फेवर. तो जब हम कहते हैं कि प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, ये एक ट्रैकिंग एरर है, राइट. इट इज़ पॉसिबल दैट एट अ फ्यूचर पॉइंट इट कुड ऑल्सो आउट ऑफ ओवर रिएक्शन ट्रेड एट अ डिस्काउंट ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग इट विल हैपन, बट देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट ऑल्सो, राइट. सो यू कीप योर आइज आउट फॉर दैट. एंड जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप पोर्टफोलियो आज के लिए नहीं बिल्ड कर रहे, एक सप्ताह के लिए बिल्ड नहीं कर रहे. इफ़ यू आर बिल्डिंग फॉर द लॉन्गर टर्म, इट्स ओके टू invest deeper into your own research and into your own deployment strategy, right? You don't want to build a mega portfolio in a hurry. Right, so slow build it out and do the work on the foundation. If you want to build the world's tallest building, it is fine to spend a lot of time and efforts in digging a deep foundation, right, definitely. And commodities, may there is one more, that is copper.
जो गोल्डमैन सैक्स और बाकी एनालिस्ट बोल रहे दैट इट इज़ अ न्यू ऑयल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग, तो अपार्ट फ्रॉम गोल्ड और सिल्वर, क्या इन्वेस्टर को अब कॉपर में भी लुक आउट करना चाहिए एज अ कमोडिटी टू इन्वेस्ट? So, I would say that copper does not stand in the same plane as gold and silver, right? In fact, gold and silver also don't share the same Same, same right. table, right? Uh, copper is an industrial metal. It has been known to exhibit industrial cyclicality. In fact, in many parts of the world हम copper को डॉक्टर कॉपर कह के भी स्लैंग में बुलाते हैं. वो क्यों? Because it seems like Dr. Copper has a way with predicting macroeconomic cycles. So copper जो है as a commodity, as a metal, it is a key input into several industrial, manufacturing setups, right? So be it electrification, be it digitization, be it EV, new energy, solar, etc. ये सब में ना copper becomes a key input material, right? So जब जब copper का demand बढ़ता है तब हमने देखा है कि एक industrial cycle pick up करता है, Okay. right? So because copper is among the first raw materials to be demanded by the industries. उसके बाद जो cycle हम देखते हैं that happens as an aftermath, post the production is done, then it enters the sales, distribution, consumption cycle. So copper is a lead indicator, the demand Okay. for copper, right? As an example, अब हम बोल रहे that we are moving from ICE engines in vehicles towards electric vehicles, right? So जब fuel combustion engines नहीं होते हैं, right? Electric battery powered होते हैं. अब battery powered engines में देखोगे तो the usage of copper is significantly higher than your conventional ICE vehicles, right? My estimate is it consumes at least 3 to 4 times of copper versus a normal vehicle, Okay. right? Combustion engine. So when you also talk about energy transition, there will be demand for it, right? So now you have to, when you decide to invest in copper, the real question is, are you playing on an industrial uptick or a cyclical uptick across industrial manufacturing, across all of these sectors at large, across the world? And at the same time, do you strongly believe that supply will not keep pace with the demand? So you're basically taking a bet on these two core premises. And then from there on, you're building a thesis. So this is a thematic play. Okay, this is not a hedge. Okay, you said copper, some are touting it as the new oil. Yeah. But oil prices are influenced greatly not just by demand but also in global geopolitics, right? Right. So oil can largely, from a tactical perspective, of course, strategic is different, but from a tactical perspective, gold is a play on macroeconomics, right? Oil is a play on geopolitics, Geopolitics. and copper is a play on industrials, Industrials. global manufacturing, Okay. right? So you need to look at it from that lens. It is not comparable to oil, gold, or silver directly, but Okay. it's a thematic play on a certain theme and a certain cycle of the economy at large. It's a global commodity. So right now there's too much demand of copper. So what play could we see ahead? Because itna large demand hai, will supply back it up? If it doesn't back it up, what happens? Will this thing of that it is a new oil, ये सब एकदम खत्म हो जाएगा या क्या होगा? खत्म कुछ नहीं होता कभी बस अलग रूप ले लेता है, अलग अवतार ले लेता है. So see, the thing about copper is demand is high. Okay, definitely. One thing that is still bearing heavy on demand is the macroeconomic uncertainty. There are trade tariffs. Large corporations, manufacturers are unsure about the demand for their finished goods, right? There's a lot of concerns around export capability, capex करना है नहीं करना है, across various sectors, right? And अगर ये कर भी लेते हैं, it is not going to be an overnight phenomenon. ऐसा नहीं है कि आज decide किया, आज रात कोई फैक्ट्री लग गया और परसों से production चालू हो गया, right? Takes a certain gestation period to move from raw material to finished goods, right? So it's not as if demand is going to come in overnight, right? Demand will be staggered. Our view is demand will exhibit an uptick tendency. It will keep increasing over the period, and it should probably give some breathing room for the supply side to also catch up. ठीक है, हो सकता है कि सप्लाई को भी उतना ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, पर ये तरफ भी लाइफ उतना सिंपल नहीं है, बिकॉज कॉपर माइनिंग
itself is a very challenging sector in itself. Typically, my math suggests it should take anywhere between 6 to 10 years for a mine to go operational in a way that it produces remunerative quantum of copper, right? So, Oh. and copper also needs to go through its own refining process, etc. At the same time, there's a lot of questions around the quality of raw iron ore that is being extracted, right? So the supply side challenges bhi hai. Okay, so now the math on finding the equilibrium between this demand outlook and supply outlook is, I would say, even a highly sophisticated econometric model wouldn't help us arrive closer to what it is. But directionally, demand hai, yes. Will supply, and basic economics 101 says that when demand exceeds a certain threshold, one of two must happen. Either supply must catch up, Catch up. or an alternative must be brought into picture, Right. right? So one of the two may happen. So if so till the time the mismatch is there, right, copper, we believe, will continue to exhibit a strong upward trend. But as soon as one of the other two starts materializing on the supply trend, I'm not saying we'll see a decline, but we may start seeing some moderation in the pace of growth. So investors must also play in copper from a very fundamental mindset to play it for a very specific purpose, and again for a slightly longer term. The shorter term tactical bet on copper could hold lesser informed investors vulnerable to speculative trades. Oh. जैसे अब छोटे समय में क्या होता है, मार्केट में डिस्टॉर्शंस होते हैं, स्पेकुलेटिव पार्टिसिपेशन भी होता है, काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले पार्टिसिपेंट्स भी एंटर कर जाता है. तो यदि आप इन्वेस्टर है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा निम्बल नहीं है, आप खुद एक ट्रेडर नहीं है, प्रोफेशनल ग्रेड ट्रेडर, ये हो सकता है कि आप कहीं फंस जाए. Right. अगर आप शॉर्टर टर्म आउटलुक ले तो इफ़ यू हैव अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म आउटलुक, तो आप अच्छे तरीके से इसे प्ले आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर व्यू ऑन द फैक्टर्स वी स्पोक अबाउट. Right. Okay, so this is definitely not short-term play right now. अभी मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म में उछाल आ सकता है, हाँ. बट दैट इज नॉट व्हाट एन इन्वेस्टर मस्ट चेस. ओके, गॉट इट. अब लेट्स टॉक अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. अभी जो बजट में आया है, देयर इज़ अ पैनिक कि सेकेंडरी मार्केट से बाय करने के बाद इन्वेस्टर्स के लिए एग्जेम्पशन हटा दिया है और कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा. सो अब भी सेंस बनेगा सेकेंडरी मार्केट से वापस बॉन्ड्स परचेज करना? देखिए, इसमें आपको एक और चीज़ समझना है कि सेकेंडरी मार्केट्स में जो मिल रहा है वो वर्सेस द स्पॉट कितने डिस्काउंट या प्रीमियम पर मिल रहा है. ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट ऐसे पैचेस आए जहाँ पर पैनिक सेलिंग के कारण कुछ अच्छे डिस्काउंट में भी मिल सकते हैं. सो डिस्पाइट द टैक्स हिट यू मे स्टिल मेक सम मनी ऑन इट, राइट. और उसके साथ ही साथ जो इंटरेस्ट इनकम है वो तो है ही, ऑफ कोर्स उस पर टैक्स लगने वाला है, बट यू स्टिल मेकिंग समथिंग ऑन टॉप, राइट, इवन पोस्ट द टैक्स. आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो इस बात पर देना है कि जो प्राइसेस है एसजीबी की वो प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, और आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेस एंड अकाउंटिंग फॉर द प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट एंड अकाउंटिंग फॉर द एनी इंटरेस्ट इनकम दैट यू रिसीव, डज द मैथ स्टैक अप और नॉट. It would be very superficial to make a decision on SGBs just because of the change in tax regime. आपको क्या मायने रखता है एज एन इन्वेस्टर? आपको ये मायने रखता है कि नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ एक्सपेंस, आपका पैसा बनाने का क्या पोटेंशियल है, राइट. सो टैक्स इज जस्ट वन एंगल. लाइक फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इफ you have two opportunities, okay, and there's one opportunity that, and assuming you are sure it will give you a 40% return, but it is subject to taxation at your personal tax rate, which is assuming the highest tax bracket, right, heavily taxed. And on the other hand, you have a 10% instrument, right, and it is tax free. Oh. I mean, I don't think that the tax element will be your primary decision maker, right? What matters to you is what is the return potential, what is the income potential, and net of taxes, are you going to be better off or not? Let's say if I tell you कि दो instruments है 100 rupees worth के each, right, and let's say दोनों पर tax भी add पा रहे हैं. I'm just trying to flip the example slightly, inverted.
दोनों का टैक्सेशन भी सेम है, रिटर्न पोटेंशियल भी सेम है, बोथ विल गिव यू 10%, बोथ विल टैक्स यू एट लेट्स से 12.5%. बट एक जो इंस्ट्रूमेंट 100 रुपीज़ का है वो आपको 90 रुपीज़ में मिल रहा है एट अ डिस्काउंट टू दी स्पॉट, राइट. ओके और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एट पार है 100 रुपये का, आप और 100 रुपये में ले लो. हाँ It still makes sense to go for the 90 राइट rupee one, right? हाँ So हाँ if you see, the decision is nowhere about the tax, right? In any राइट of these situations, what matters is at what premium रिटर्न्स versus discount are you getting it versus the spot, and you add up the interest income, and then after the expected tax outflow and expected growth in the asset, are you still okay with it, right? अगर मान लीजिए गोल्ड अगर हाइपोथेटिकली अगर यहाँ से स्लम्प कर जाता है, so then no gains no tax, but that's not something you would want, right? Nobody wants to be in a situation कि gains ही नहीं हुआ तो tax भी नहीं भरे. So your primary objective is not to save tax, and the same thing must be applied also in the context of SGBs, right? So ओके look at these fundamentals. This should help you take a so better decision. definitely is right now a very good instrument to invest. Depends on the price and हाँ डिपेंड्स ऑन द your प्राइस एंड outlook. एवरीथिंग Yeah, बट yeah, टैक्स yeah. की वजह से देयर इज So नो just basis the tax, no, हाँ it just adds some mathematical work to your decision राइट more than गॉट anything इट else. गॉट इट सो लेट्स से दैट एक इन्वेस्टर के पास है SGB that is maturing next year 2027 and he had purchased in secondary market. तो after this announcement price crash होने के बाद टैक्स फियर की वजह से शुड ही बुक लॉसेस या मेच्योरिटी का वेट करें. So the simple point is if you're still bullish on gold and it हाँ was anyway a part of your allocation, what's the point in booking losses, right? If you still want to hold gold and you're having the SGB as an allocation and it still makes sense post the entire tax math, right? There's no reason to book a loss immediately, right? You can still hold it to maturity, ओके right? So the only thing that will happen by booking a loss is you will accumulate some losses on your books, and there's no reason to react out of panic largely. There's no such reason. ओके And in fact, see, whatever had to happen has already happened, right? If you were going to sell it before this announcement, it would have been a different conversation. But the entire panic has already happened. The events have played out. Everything has been priced in. Now, the max that we expect is for the prices to converge very closely with the spot prices of the underlying after the math. So it is expected that market forces will close out any arbitrage that could be existing in terms of gap in the spot versus SGB prices. So now is the time to not react to panic, but to hold on and let the convergence happen and finally hold it out till maturity. In most cases, unless it was a tactical bet or a personal situation is very different, there's as a principle, if nothing has changed fundamentally, one must not react to panic. so this is the short term noise basically we can say. The noise is done, and हाँ like it मतलब it is was a short term noise हाँ got मतलब I in wouldn't say it is totally noise. It changes a a lot many lot things, हाँ right? Life going forward changes dramatically, but I would say that the event has happened. It is perhaps a little too late to take any decision, and react often than okay not, it would be reacting to panic, and most decisions made out of fear or desperation tend to be wrong. so one asset class I want to talk about is SIF, that is Specialized Investment Funds. इसका ticket size है 10 lakhs. Okay, what's the difference like कि म्यूचुअल फंड की जगह इसे हम क्यों चूज करें? हाँ सो डिफरेंस तो काफ़ी है, राइट. सबसे पहला डिफरेंस तो मिनिमम टिकट साइज में ही है, राइट. इन अ वर्ल्ड वेयर MFSIPs are starting with as low as 100, SIFs require a minimum of 10 lakh rupees to be invested. But also what changes fundamentally with SIFs is it gives you an opportunity टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रैटेजीज जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड है, जहाँ पर फंड मैनेजर्स को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है. अब म्यूचुअल फंड्स जो है वो काफ़ी टाइटली रेगुलेटेड होते हैं, उनके जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई होते हैं. एंड गवर्नेंस नॉट बाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस
in terms of quality, but in terms of tightness of the guardrails, right? So mutual funds have very tight guardrails कि Yeah. एक परसेंटेज के ऊपर सेक्टर एक्सपोजर नहीं हो सकता, एक हाँ, परसेंटेज के ऊपर स्टॉक एक्सपोजर नहीं हो सकता, एट्सेट्रा व्हाट नॉट, राइट? अब expense ratio एक्सपेंस also रेशियो now. पर भी हाँ, काफ़ी ये रहता है। शॉर्ट्स नहीं कर सकते, डेरिवेटिव्स यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली नेकेड शॉर्ट्स इज़ नॉट अ थिंग इन म्यूचुअल फंड्स, बट एसआईएफ्स में ये सारे जो गार्ड रेल्स है, जो थ्रेशोल्ड्स है, ये काफ़ी रिलैक्स कर दिए गए हैं, राइट? सो एन SIF basically allows a fund manager to manage the fund with slightly more freedom versus a mutual fund. However, it is very early days for SIFs, right? So अब जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो अलाउ करती है फंड मैनेजर्स को शॉर्ट पोजीशंस लेने भी टिल अ सर्टन कैप थ्रेशोल्ड अप टू 25% इन सर्टन कैटेगरीज. इट लेट्स यू इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंडेट्स. बट हर एक फंड मैनेजर जो है हम देख रहे हैं, अब SIFs लॉन्च होकर कुछ ही टाइम हुआ है, किसी का एक पूरा साल का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. मोस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टिल इवॉल्विंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, द स्पेस इज इवॉल्विंग. हम देख रहे हैं एक ही कैटेगरी में अलग अलग फंड मैनेजर अलग अलग तरीके से SIF को मैनेज कर रहे हैं, राइट? कुछ जो मैनेज कर रहे हैं वो बीटा रिड्यूस करने मैनेज कर रहे हैं, कुछ जो मैनेज कर रहे हैं वो अल्फ़ा मैक्सिमाइज करने मैनेज कर रहे हैं, कुछ जो है वो जो शॉर्ट की एबिलिटी है उसको बैक पॉकेट में रख रहा है एज अ रिस्क मिटिगेशन टूल एज एंड व्हेन द मार्केट डिमांड्स. सो द आउटकम्स ऑफ डिफरेंट SIFs in the same category is going to look very differently 1 year from here. Right now it may all seem similar, but my personal belief is the scorecard is going to tell a very different story 1 year down the line once the 1 year results are published of all SIFs SF. operating in certain categories. So SIFs थोड़ा सा अलग है, but SIF में भी हर एक टाइप का फंड काफ़ी अलग तरीके से ऑपरेट करता है. हाँ, सो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की डिसीजन लेना चाहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो फंड का मैंडेट है वो क्या है, वो जो फंड मैनेजर का जो गोल है वो क्या है, वो किस तरीके से मैनेज करना चाह रहा है, वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, राइट? आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो जो गार्ड रेल्स प्रेजेंट एज वेल एज जो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ऑफर किए गए, हाउ इज़ इट हेल्पिंग द फंड मैनेजर डू समथिंग बेटर, या तो डिलीवर रिटर्न्स बेटर, या तो cap downside better, and how does it sit with the current market context and with your current portfolio in terms of allocation. So इसको triangulate करना बहुत ज़रूरी है. ये जो कॉल है ना, ये SIF लेवल पर इन्वेस्टर्स को एट दिस पॉइंट इन टाइम लेना ही नहीं चाहिए एट अ प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल ओह, कि मुझे SIF लेना है. जो अच्छा, डिसीजन है वो बहुत ही न्यूआंस्ड strategy. होना चाहिए कि मुझे कौन सा SIF लेना है Right, एट दिस got पॉइंट इन it. टाइम. बिकॉज अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, दिस कैन बी अ डिसीजन, बट SIFs are far more nuanced and very early in its stage right now. So you need much more information before arriving at that decision. ओके, सो राइट नाउ जैसे स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर कूल डाउन का पीरियड चल रहा है, तो जो SIF की लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, क्या वो अल्फा जनरेट कर सकती है? There is very little correlation to establish ऐसा ये, but ये कहूँगा कि स्मॉल एंड मिड कैप्स अगर कूल डाउन चल रहा है, राइट, एंड अनलेस द केसेस जहाँ पर आपको लगता है कि डिक्लाइन होने वाला है एंड यू बिलीव दैट द फंड मैनेजर इज गोइंग टू इफेक्टिवली कैप्चर ऑन द डिक्लाइन बाय creating a short position on it, unless all of those stars are aligning, there is very limited reason to believe that this could lead to that, right? एक ये ज़रूर है कि SIFs have the provision and the ability to cap downside far more effectively versus a long only strategy. If the fund manager plays his mandate well, he has the, in a sideways to declining market, he will be able to deliver far more superior alpha by way of mitigating downsides. Right, because in a mutual fund portfolio everything is long only, right? It is very tightly correlated with market cycles at large. It has nothing to do with just mid cap or small cap, but the entire broader market cycle and specific parts of the cycle if the mutual fund mandate is trying to, you know, operate in that universe. But in an SIF, the fund manager has the ability to also cap downside by using derivatives as an effective hedge. Right, so let's say if
there's a certain downturn and a down cycle and portfolios are effectively hedged, there can be meaningfully better alpha created in SIFs by protecting the downside. So alpha दो तरीके से बनता है, right? कि अगर मान लीजिए कि आपका एक इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स -10% होता है बट आपका एक इंस्ट्रूमेंट -2% है, it's still an 8% alpha, right? And alpha can also be a universe is +8%, but your portfolio is +20%. So I feel in the former situation, SIFs are far better equipped over here if done from a standpoint of effective risk management and utilizing all available tools to play across market cycles and cap downsides. So in the long term, एक साल के रिजल्ट्स के बाद कैन वी से दैट द ट्रू इफेक्टिवनेस ऑफ SIF पता चलेगी? Yes, and more so if the markets remain sideways to under pressure, it should exhibit different types of fund managers and fund management styles in much better light. मतलब decision making में और clarity आ जाएगी, because this is when ये जो risk management tools है like derivatives, and we strongly believe that derivatives, it could be an effective tool to make money, but it is far more effective as a risk management tool. So अगर वो effectively use हुआ है तो इसमें एक साल के बाद समझ में आ जाएगा कि किसने कैसे ये tools को use करा हुआ है. You know, most people feel that because of the introduction of derivatives, SIFs become a far more riskier strategy, higher risk, higher gains वाला game हो जाता है. But think of it as a knife, right? Derivatives, allowing to use derivatives is like allowing someone to use a knife. Now the question is, what is the knife going to be used for? If it's going to be used to cut vegetables, it may be good. If it is used to cause harm, it is a bad thing, right? So the presence of knife itself in the equation means nothing. The utility of the knife will define how effective the knife user is, and will help you make a decision if you want to back that Got it. knife Very wielder. beautifully explained. I got it. And one more thing, speaking of SIF, PMS is something, अगर कोई PMS में डाल रहा है तो उसको डालने चाहिए, लाइक शुड ही कंसिडर SIF? अगर आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐसा कोई थीम है या ऐसा कोई सेगमेंट है जो आप बहुत इफेक्टिवली प्ले नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, and a PMS offering offers that, then you can go for a PMS. For instance, एग्जाम्पल देता हूँ, स्मॉल कैप यूनिवर्स. अब स्मॉल कैप जो फंड्स है वो हम सभी समझते हैं कि जैसा जैसा उनका साइज बढ़ता जाएगा और अगर मार्केट में स्मॉल कैप जो यूनिवर्स है उसमें डेप्थ नहीं बढ़ती जाएगी तो रिटर्न्स डिलीवर करना बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा. एंड ऑल्सो बिकॉज इन पर कैप्स लगे होते हैं, कितना एक्सपोजर लिया जा सकता है टू अ सर्टेन कंपनी, टू अ सर्टेन स्टॉक, राइट. काफ़ी बार ये आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे एक स्मॉल कैप फंड का साइज बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ होल्डिंग्स भी बढ़ते जाता है, राइट. वो शुरुआत में 40 स्टॉक्स रखे थे, फिर धीरे धीरे 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स, बिकॉज there are a lot many complexities. One, a certain cap on ownership. Second, आपका impact cost जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है. तीसरा, liquidity में not be available. जैसे for instance, मान लीजिए कोई फंड है जो 50,000 करोड़ की फंड है, राइट, एंड आपको उसमें 5% allocation एक small cap stock में करना है. You will have to take a 250 crore decision ऑन अ स्मॉल कैप स्टॉक जिसका फ्लोट वैसे भी लिमिटेड है. तो जब आप 250 करोड़ डिप्लॉय करोगे, सो देयर इज अ सर्टेन इम्पैक्ट कॉस्ट जिसके वजह से प्राइसेस भी डिस्टॉर्ट हो सकता है. काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जो 250 करोड़ पूरी तरह से अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे. सो जैसा जैसा फंड साइज बड़ा होता जाता है, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी स्मॉल कैप PMSs जिसका फंड साइज बहुत छोटा है, राइट. सो छोटे फंड साइज के कारण क्या होता है, एक निम्बलनेस आ जाता है, एक एबिलिटी टू डिप्लॉय विद स्पीड हो जाता है. जैसे मान लीजिए अगर कोई स्मॉल कैप PMS है जो केवल 100 करोड़ का है और वहाँ पर आपको 5% डिप्लॉय करना है, अगेंस्ट द एग्जाम्पल दैट वी स्पोक अबाउट, इट्स मच ईजियर टू डिप्लॉय 5 crore because a small cap company will be able to absorb a 5 crore. Liquidity challenges are going to be far lesser in that stock, right. There is going to be far lesser impact cost related challenges. So the potential and the ability to generate significant alpha in a similar mandate in a MF versus PMS tips in favor of a PMS. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक AMC है, वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी चलाता है और वो स्मॉल कैप PMS भी चलाता है. अब जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार करोड़ की फ़ंड है और जो स्मॉल कैप PMS है वो डबल डिजिट करोड़
का पीएमएस है। पिछले एक साल में जो म्यूचुअल फंड है उसने तकरीबन 0.5% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। द मार्केट्स वर टफ, but the same AMC managing this PMS was able to generate 6.5% returns. Oh. Now I'm not saying it is just because हाँ. of the size. Of course fund management style different होगा, fund managers ही अलग होंगे, उसका भी काफ़ी एक impact होता है. Right. But this is just a very crude way to bring to light that an MF versus a PMS operates in very distinct styles. Now a PMS, because of its limited size, is not forced to keep adding more stocks also. It can operate with a focused strategy. So the decision should be largely between the two. And अब काफ़ी PMSs होते हैं जो thematic plays करते हैं, जो MFs नहीं करते उतने efficiently, या काफ़ी ऐसे segments में operate करते. So जो आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है वो यहाँ से आपको effectively मिल सकता है. और बात रही SIF की, वो तो एक अलग product category है. उसका जो allocation आपको करना है वो आपको करना है from an allocation standpoint while considering how does this behave in conjunction with the rest of your portfolio. So if you're taking an SIF that has a very low beta strategy and is trying to mitigate downside, its allocation must be in line with what you're trying to achieve through the rest of your portfolio and how aggressive the rest of the portfolio is, right? So it's more of an allocation call basis the strategy. So this does not really compare with PMSs directly. All three are different, I guess. Mutual fund, SIF, and Yeah. PMS, definitely. I want to talk about investing in unlisted shares, whether investor should go for unlisted shares. So one thing that we have noticed, right, over the recent past, and I was just looking at a data point, if you look at the listed universe, corporate profits to GDP as a metric, right, and you look at the universe of privately held companies, of course selectively, we are not talking about the entire large unorganized segment. Privately held, meaningfully sized companies, corporate profit to GDP is growing at a faster pace. It is still at a lower percentage but growing at a faster pace. अब ये indicate क्या करता है? There are several privately held companies that are not listed that have the potential to grow much faster than several listed companies as well. Right? So the question is not exactly about unlisted equity करना चाहिए या नहीं, but क्या आपके पास अच्छे unlisted equity के opportunities available है या नहीं. A very different thing about unlisted equity is the accessibility is far lower than publicly listed stocks. Liquidity is far lower. Price may not be as transparent. So these are a few caveats that you have to consider at the very surface level before deciding public listed versus privately listed. On the flip side, the good thing about unlisted equity is it offers you opportunities into very niche segments जहाँ पर comparable peer भी available नहीं है listed universe में. काफ़ी ऐसे सनराइज इंडस्ट्रीज है जो आज भी entirely privately held है, वो आज भी लिस्ट नहीं हुआ है. आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर बहुत सारे लिस्टेड ऑप्शंस ही नहीं है. टॉक अबाउट सेक्टर्स लाइक एकदम नीश सेक्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस में रेडार और सोनार टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले जो कंपनीज है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले जो कंपनीज है. उसके अलावा अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो आपके जो सोलर पैनल्स बिल्ड करने वाले कंपनीज है, सोलर पैनल्स में जाने वाले मटेरियल्स बिल्ड मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज है, जो आपके मान लीजिए ईवी मोबिलिटी में काम करने वाले कंपनीज है जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब का एक बहुत बड़ा यूनिवर्स लिस्टेड नहीं है. काफ़ी ज़्यादा जो ये काम होता है ये वैल्यू चेन में वो वैसे कंपनीज कर रही है जो आज भी लिस्टेड नहीं है और वहाँ पर वैल्यू क्रिएट हुए जा रहा है. ऐसा नहीं है वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है. अब जैसे मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेटा सेंटर्स की बात हुई थी, का ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई थी बजट में, राइट, कंटेंट क्रिएशन की बात चल रही है, एआई की बात चल रही है, डेटा सेंटर्स. ऐसा कितने लिस्टेड कंपनीज है जहाँ पर आपको ये थीम्स प्ले आउट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? हार्डली, राइट. कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ प्रॉक्सी प्ले खोजोगे. बट प्रॉक्सी प्ले में भी दिक्कत क्या होता है, वो एक कंपनी है, वो 100 चीज़ें कर रही है, उसमें से 2 चीज़ें जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर रही है.
right? So how do you get into those opportunities? So unlisted equity is a place. ये जो पूरा segment है unlisted equity का, large इसके large players are basically venture capital and private equity, right? Okay. Retail investors generally don't get a share of it, but the market is evolving. Some of these opportunities are being democratized and are being made accessible to investors. Of course, they must exercise a lot more caution and analytical and research rigor while deciding, or lean on to someone who can do that exercise for them, a Okay. professional. ये समझना ज़रूरी है कि चलो आपको एक्सेस तो मिल गया, पर क्या वो सही दाम पर मिल रहा है, क्या उसकी वाकई में ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या उस प्ले की आपके पोर्टफोलियो में जगह है, या हो सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्ले हो जो आप वैसे भी प्ले कर ही रहे हो लिस्टेड स्टॉक्स के थ्रू और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और थीमेटिक फंड्स के थ्रू, तो शायद ज़रूरत ना भी पड़े. तो आपको ये भी देखना है कि पोजिशनिंग वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है, एंड विद इन इट सेल्फ डज इट वारंट एन इन्वेस्टमेंट. क्या आप वाकई में इस सेगमेंट पर बेट ले सकते हैं, और इस सेगमेंट में इस कंपनी पे स्पेसिफिकली. एक और चीज़ जो काफ़ी गलतियाँ इन्वेस्टर्स करते हैं वो नरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं. अब जैसे कि मैंने कहा डेटा और AI, राइट, दीज आर दी बज़वर्ड्स, बजट में भी जिक्र हुआ था. That doesn't mean all companies in the unlisted segment operating in the data center segment or in the AI segment are worth investing in. अब इसमें से कुछ ही है जो वर्थ इन्वेस्टिंग इन है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, गवर्नेंस स्ट्रांग है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, ऑल रेशियोज आर लुकिंग क्लीन एटसेट्रा, कैश फ्लोज हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, राइट. कुछ ही कंपनीज ऐसे होंगे. अब उसमें से भी कुछ ही कंपनीज ऐसे होंगे जो सही वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल हो, Right. right? So this entire filtration process must be done before deciding whether it is good enough. And उसमें से भी कुछ ही कंपनीज है जो आपको आगे चलकर ग्रोथ एग्जिबिट कर सकते हैं. नाउ हो सकता है कि कुछ कंपनीज की वैल्यूएशन सही लगे, कि लग रहा हो कि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके तो डिस्काउंट पर, बट इट कैन रिमेन सप्रेस्ड एंड सबड्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. Right. आपको ये भी देखना है कि आपको अगर अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो उसमें आगे चलकर ग्रोथ पोटेंशियल भी है. इट डजेंट रिमेन value play forever, right? It also needs to recover, right? So ये कुछ nuances है जो समझना इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है. अपॉर्चुनिटी तो है, it is definitely a segment worth looking at, but one must exercise a lot of analytical and research rigor and caution. If you do it well, it's an opportunity. ऑल्सो काउंटर पार्टी रिस्क भी बहुत होता है कि शेयर्स ही ट्रांसफर नहीं होते हैं. Yes, so it is important that you operate with very trusted brokers and known networks. It is important that bare minimum the brokers have a license and are regulated by the regulators, and everything is disclosed. मतलब a lot of caution must be exercised Okay. while Any dealing with it. platforms which are trustable in this? I won't be able to discuss the platforms. Okay, no issues. बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1 करोड़ पोर्टफोलियो के बाद जो कंपाउंडिंग होती है बहुत बहुत तेज़ी से होती है. तो ऐसा क्यों है, और क्या मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर को ऐसा नहीं करने देती हैं? सो कंपाउंडिंग की जो स्पीड है वो सिमिलर ही रहती है. वो केवल 1 करोड़ के बाद दिखाई ज़्यादा देती है. So also it is assumed that if you have stayed the course to reach a 1 crore portfolio, and you have been, it is assumed that you would have been invested for quite some period in time. हाँ. So it is the time vector that Okay. enables the faster pace of compounding, right? If you look at the formula of compound interest, you will see बाकी सारा मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स है, इट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. द ओनली वेक्टर दैट इज एन एक्सपोनेंशियल, दैट इज टाइम, दैट इज पीरियड. इट लेंड्स एक्सपोनेंशियलिटी टू द आउटकम, राइट? सो ये अज्यूम किया जाता है कि आप जब तक 1 करोड़ के पोर्टफोलियो वैल्यू तक पहुंचते हैं तब तक आपका एक टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी इलैप्स हो चुका होता है. एंड जो आपका ग्रोथ है फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore की जो जर्नी थी, अगला 1 crore to 10 crore इज नॉट गोइंग टू टेक सो लॉन्ग, बिकॉज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहता है कि जो आपकी ग्रोथ पेस है वो ऐसी कर्व्ड होने वाली है, राइट? सो आपका जो 10 लाख टू 1 करोड़ है वो यहाँ तक है, एंड 1 करोड़
to 10 करोड़ की जर्नी है, वो सीधे एक्सपोनेंशियल रूप से ऊपर जाने वाला J है। curve basically. नॉट एग्जैक्टली द जे कर्व इन ऑल केसेस, जे कर्व में तो ये भी मानते हैं कि लॉस भी हो हाँ जाएगा, हाँ बट आई वुड से इट्स एन एक्सपोनेंशियल कर्व, okay ठीक है you know, got it. primarily. And talking about the mistakes, I feel it's the same set of mistakes that people should not make at any point in time, irrespective of अच्छा their हाँ portfolio portfolio value, right? size. Reverting to my original premise, if you can't manage 10 lakh rupees well, likelihood is you won't be able to manage a crore well. So the mistake is basically not having a thorough rational while investing. You know, जब भी आप invest करते हैं, ये पूछना बहुत ज़रूरी है, why am I investing in this, right? और अगर उसका जवाब ये है कि यार मेरे दोस्त ने बोला, या पिछले 2 साल के इसके रिटर्न्स तो बहुत अच्छे रहे हैं, या फिर मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है ये चलेगा, दैट्स अ क्लियर रेड फ्लैग, राइट? यू Right. मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीसिस while investing, a very strong rational. It's okay to go wrong after that, right? Because when you have a strong thesis और उसके बाद आप गलत हो जाते हो, तो वहाँ से आपको एक लर्निंग मिल जाती है, और फिर आप वो दोहराते नहीं। पर काफ़ी इन्वेस्टर्स ये लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा, और फिर अगर घाटा कर जाते फिर कहते हैं ठीक है चलो कोई नहीं, ये तो लर्निंग कर्व था मेरा। ओह अब लर्निंग इसमें कुछ नहीं हुआ, लर्निंग केवल ये हुआ कि उसका सुनना नहीं है, पर हाँ करना क्या है वो तो लर्न नहीं कर पाओगे आप, राइट? सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग थीसिस, एंड एब्सेंस ऑफ थीसिस इज़ अ बिग मिस्टेक दैट इन्वेस्टर्स मेक। सेकेंड, लो इम्पैक्ट इन द नियर टर्म वाली जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज करना, जैसे कि हमने टैक्स की बात करी, कॉस्ट की बात करी, ये सब जो है वो, ये जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कंपाउंड होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले से ही ये सारों को फिक्स करते जाए, एज अ डिसिप्लिन एस्टैब्लिश कर दे। बिकॉज अगर मान लीजिए आप टैक्स एफिशिएंसी वाला डिसिप्लिन 10 लाख पोर्टफोलियो में नहीं ला रहे हो, बाई द टाइम आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर वो डिप्लॉय करोगे, इट्स गोइंग टू बी अ मच बिगर प्रॉब्लम बाय देन, राइट? द okay रिपरकशंस आर गोइंग टू हाँ बी मच बिगर, एंड bigger. इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू फार मोर डियरर, राइट? सो वो आपको तभी नहीं करना है। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल थिंक अबाउट इज ये रीबैलेंसिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एसेट एलोकेशन, ये सब तो बड़े पोर्टफोलियो वाली बातें हैं। ये अभी 10 लाख के पोर्टफोलियो में तो ये सब क्या ही मायने रखता है। Okay. ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब आप 10 लाख से 1 करोड़ का जो सफ़र है तय कर लेते हो ना, तब आपका जो पोर्टफोलियो एक सर्टेन रूप ले लेता है, राइट? और वहाँ पर जब आप ये सारे जो प्रिंसिपल्स एम्बेड करने जाओगे, एट दैट मोमेंट ये बहुत ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट करेगा, राइट? इट विल नॉट बी स्मूथ। तब हो सकता है कि एक रीबैलेंस के कारण आपका बहुत बड़ा एक टैक्स इम्प्लीकेशन निकल के आ जाए, एक बहुत बड़ा कॉस्ट इम्प्लीकेशन निकल के आ जाए, बिकॉज अ लार्जर अमाउंट एंड अ पोर्टफोलियो दैट वाज नॉट मैनेज, नॉट tamed for the longest period in time, when you suddenly start making adjustments, things are bound to break, and it could have been avoidable very clearly अगर आप Okay. धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, टैक्स Right. गेन्स को, LTCG को ऑप्टिमाइज करना, ये हर साल आप 1.25 लाख रुपए अगर कर लेते तो 1 करोड़ पहुंचने तक आपका जो कॉस्ट है वो रीसेट हो जाता। बट आप 1 करोड़ पर जब भी करोगे तभी भी आपको 1.25 लाख का ही बेनिफिट मिलने वाला है, बट यहाँ पर आपको 1.25 लाख का बेनिफिट आपको 10 साल में मिलने वाला था, Right. राइट? सो ये स्मॉल प्रैक्टिसेस जो है, इसको नज़रअंदाज करने के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो गलतियाँ कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, फिर 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर भी वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो सोचते हैं नहीं यार अब इसको रीबैलेंस कर दिया तो इतना टैक्स लग जाएगा, इतना ये हो जाएगा, छोड़ देते हैं, जैसा है उसको चलने देते हैं। This creates a problem for another day. This is just simply kicking the can down the road. ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जब 10 करोड़ का बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी ही होने वाली है। और अगर आपको लगता है ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 10 करोड़ बनने लायक नहीं है, then you're doing something fundamentally wrong, right? So either way you got to fix it. फिर वहाँ पे कुछ गलती का अमाउंट भी उतना ही बड़ा होता और जाता बड़ा है होता जाएगा। हाँ So it's just snowballing into a bigger problem to be Right. handled some point in the future. सो लेट्स टॉक अबाउट अ पर्सन, जैसे कि कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो हाउ मच कॉर्पस मिनिमम ही शुड हैव? At any given point in time, one must have enough of a corpus to take care of his current emergency requirements. एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए एटलीस्ट 1 साल के लिए आपका इनकम रुक जाता है, तो क्या आप ये इमरजेंसी कॉर्पस पर सर्वाइव कर पाएंगे? सेकंड, अगर कोई मेडिकल एक्सीजेंसी आती है, आपके पास हेल्थ और टर्म कवर होने के बाद भी जो खर्चा लग सकता है, ऑफ कोर्स ऐसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर एक मेंटल रूप से जो आपको कंफर्ट मिल सकता है, क्या उतना कॉर्पस आपके पास साइड में रखा हुआ है? आपके जो EMIs है,
और लाइफस्टाइल है वो कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, डू यू हैव सच एन अमाउंट इन योर Okay. कॉर्पस राइट नाउ? अगर आपके कोई गोल्स है उसको फंड करने लायक आपका आज का कॉर्पस एटलीस्ट है, इन अज्यूमिंग कि आप चलो 1 साल बाद आप और इनकम जनरेट करोगे, बट अगर मान लीजिए 1 साल तक नहीं भी होता है, आर यू गोइंग टू कट डाउन ऑन एनी ऑफ दी ड्रीम्स? सो बेसिकली अ गुड कॉर्पस इज द कॉर्पस दैट लेट्स यू स्लीप एट नाइट विद पीस, knowing Okay. that चाहे कुछ भी हो, at least I'm financially covered, right? Now, for someone in their early stages of life, depending on the liabilities and the dependents and the needs that they have, it would be good to have a aspiration to build at least a 1 crore corpus to start with, because what a 1 crore rupee does, and most people don't talk about it, is of course it gives you the financial cushion and whatnot, but again it depends. If you're in a metro, a 1 crore may not be as worth as a crore in a tier 3 city, or if your lifestyle is in a certain way, 1 crore भी कम पड़ सकता है, पड़ उसका कोई ये नहीं है. So the amount in itself means nothing, but for people who are building out on their own and in very early stages of their earning lives, 1 करोड़ एक चीज़ ये कर देता है, वो आपका ना एक माइंडसेट शिफ्ट करा देता है, राइट? इट मेक्स यू बिलीव इन योर सेल्फ अ होल लॉट मोर, इट मेक्स यू फील अ होल लॉट मोर कॉन्फिडेंट. It somehow, inexplicably, mathematically it should not do it, but it increases your ability to take on risks and have a longer term vision, because you are no longer in survival mode. ये जो 1 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, वो in itself nothing है, but वो जो एक फील है कि आई हैव 8 figures, दिस गिव्स यू द कंफर्ट टू टेक ऑन लाइफ विथ अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट, राइट? एंड you know, to go from nothing to good, you need a lot of money and financial support, but I strongly believe to go from good to great, you need the right mindset. Okay. Even with money, right? So what this 1 crore corpus does is it gives you the ability to approach life with the right mindset. Okay, so it could be 1 crore, 1.25 crore, 1.5 crore. There's no math behind it. Just the entire connotation की वो जो एक फीलिंग आती है ना कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे बैंक में आज 8 आंकड़ों वाला एक बैलेंस है, अब मैं लाइफ को एक अलग तरीके से जीऊँगा, अब मैं वो जो रिस्क नहीं ले पा रहा था वो ले लूँगा, वो जो सर्वाइवल के लिए मैं जो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, मैं जो बहुत बैक फुट पर लाइफ को खेल रहा था, अब मैं यहाँ से फ्रंट फुट पे खेलूँगा, राइट? एंड इसीलिए जो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि 1 करोड़ के बाद दी फर्स्ट करोड़ इज हार्डेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि आपका माइंडसेट भी काफ़ी अलग तरीके से चेंज हो जाता है. सो आई फील 1 करोड़ इज लाइक अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पीपल टू एस्पायर फॉर, right? And फिर वो 1 करोड़ के बाद then you start talking in tens. Get the right mindset. Yes, the right mindset. Okay. This is the psychological, emotional side of money. I feel the behavioral aspect of money also plays a very key role in what you can achieve. Definitely. Okay, so it was lovely chatting with you. I think our audience has much to learn from this podcast. So thank you for coming here and sharing your knowledge. I think it was just not even a quarter what you said, but it was really lovely to have you here. Likewise, Thank it was you. wonderful chatting. A pleasure. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.